ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा कि हमको टैक्स कौन से मंथ में करना है। जनवरी में करना है, फरवरी में करना है, मार्च में करना है, कौन से मंथ में हम लोगों को टैक्स करना है। ट्रांजैक्शन को कौन से मंथ में टैक्स करेंगे उसका पता किससे चलता है? टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लेस ऑफ सप्लाई से अपने को पता करना है कि ये ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र में टैक्स करेंगे या गुजरात में, कौन सी स्टेट में टैक्स करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी का पैसा है वो किसके साथ शेयर करेगी, कौन से स्टेट के साथ शेयर करेगी, तो ये कौन बताता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है? वैल्यू पे लगता है। इसलिए हम लोग जीएसटी को वैट भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी वैल्यू पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी सप्लाई का, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का सप्लाई हो, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम वो सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू। और ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू, क्योंकि जो जीएसटी लगता है वो वैल्यू पे लगता है। किस पे लगता है? वैल्यू। तो अगर तुम्हारा वैल्यू गलत होगा तो जीएसटी भी गलत होगा। तो वैल्यू, राइट वैल्यू होना बहुत जरूरी है, बराबर। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, आप देखो पेज नंबर 3.13। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं? गुड्स का। ठीक है, अभी गुड्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? बेसिक प्राइस या आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन वैल्यू। पहले वो लेना है। फिर इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब सेलर, रिसीवर मतलब बायर। ये बात याद रखना। हम लोग सेलर को सप्लायर बोलते हैं और रिसीवर को और बायर को रिसीवर बोलते हैं। तो बेसिक प्राइस वो लेना है। ठीक है, फिर इसमें क्या प्लस करना है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर ने जो खर्चा किया, सेलर ने जो गुड्स बेच रहा है उसने जो भी खर्चा किया है गुड्स बेचने से पहले, गुड्स डिलीवर करने से पहले या गुड्स डिलीवर करने तक, बायर को गुड्स डिलीवर करने तक जो भी खर्चा सेलर ने किया है, जो भी एक्सपेंस, कमीशन पे किया है, पैकिंग चार्जेस पे किया है, फिनिशिंग चार्जेस पे किया है, डिलीवरी चार्जेस पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किया है, या कोई टैक्सेस पे किया है अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के और कोई टैक्स पे किया है, तो वो भी इसमें क्या होगा? ऐड। तो जो भी खर्चा सप्लायर ने किया है अपने जेब से, वो सब गुड्स की बेसिक प्राइस में या गुड्स के ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करना है? प्लस टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी नहीं है, जीएसटी को छोड़ के और कोई टैक्सेस पे किया है गुड्स के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी पे किया है,
कस्टम ड्यूटी पे किया है, तो ये एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी भी इसमें क्या होगा, ऐड, अब प्लस करेंगे। अच्छा, जीएसटी अगर इसमें ऐड हुआ है तो लेस करने का मतलब ये जो प्राइस है, ये जो वैल्यू है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जीएसटी का टैक्स नहीं इंक्लूड होना चाहिए, इसके अंदर होना नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर है तो आप माइनस करो, ऐड मत करो। जीएसटी को छोड़ के और कोई भी टैक्सेस पे किया होगा गुड्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो सब इसमें क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा सब्सिडी फ्रॉम एसोसिएशन, ठीक है। अभी देखो सब्सिडी दो तरह का होता है, एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सब्सिडी और दूसरा कोई ट्रेडिंग एसोसिएशन या कोई दूसरा बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये लोग ने क्या बोला है कि अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी किससे मिल रहा है, गवर्नमेंट से, तो वो लेना नहीं है। सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ गुड्स। वो टैक्सेबल, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दिया वो टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन कोई ट्रेड एसोसिएशन ने या किसी दूसरे बिजनेसमैन ने सब्सिडी दिया है, हाँ, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के अलावा और किसी ने आपको सब्सिडी दिया है तो वो ऐड करने का। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे, कोई भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो वो ऐड नहीं करने का, वो इसमें इंक्लूड नहीं करने का। बाकी और किसी एसोसिएशन, ट्रेडिंग एसोसिएशन या बिजनेस हाउस, उसने अगर आपको सब्सिडी दिया है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है और इसमें से क्या लेस करना है, डिस्काउंट। लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा टैक्सेबल वैल्यू। इसमें जीएसटी लगेगा, ये वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू होता है, इस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, इस पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो सप्लायर का जो भी बेसिक प्राइस है वो प्लस सप्लायर ने जो भी खर्चा किया है एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, बायर को गुड्स डिलीवर करने तक जितना भी खर्चा सप्लायर से हुआ है, सप्लायर से, हाँ, वो सब ऐड करने का। रिसीवर ने जो खर्चा किया वो ऐड नहीं करने का। बायर ने अगर कुछ खर्चा किया हो तो वो उसका खर्चा है, वो सप्लायर के अमाउंट में ऐड नहीं होगा। सप्लायर जो भी खर्चा करता है गुड्स डिलीवर करने तक उस ट्रांजैक्शन पे, उस गुड्स पे, वो सब ऐड होगा। टैक्सेस, अगर उसने कोई टैक्सेस पे किया होगा तो वो भी ऐड होगा, बट याद रखना जीएसटी का टैक्स ऐड नहीं करने का। जीएसटी के अलावा और कोई टैक्सेस पे किया होगा तो वो ऐड होगा। सब्सिडी किसी ट्रेड एसोसिएशन या किसी बिजनेस हाउस से सब्सिडी मिलेगा तो वो भी ऐड होगा। और डिस्काउंट लेस करेंगे। अगर डिस्काउंट दिया है सप्लायर ने कस्टमर को, बायर को कुछ डिस्काउंट दिया है जो नॉर्मली दिया जाता है ट्रेड में, तो वो डिस्काउंट इसमें से क्या करेंगे, लेस, लास्ट में जो आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू। तो इस तरह से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 3.21, पेज नंबर 3.21, उसमें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सम रीड करता हूं, आप लोग भी पेज ओपन करके रखो और साथ में रीड करो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, मिसेस कृतिका परचेज्ड अ कार वर्थ 5 लाख प्लस जीएसटी ऑफ 5%। देखो 5 लाख कार का बेसिक प्राइस है, प्लस जीएसटी बोला है, मतलब 5 लाख में और जीएसटी क्या करना है, ऐड।
5 लाख के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी अलग से कैलकुलेट किया है, बराबर। 5 लाख बेसिक प्राइस है। क्या है? बेसिक प्राइस। तो मिस कृतिका परचेज द कार वर्थ 5 लाख प्लस जीएसटी 5% फ्रॉम मिस्टर अमोल। किससे खरीदा? अमोल। कृतिका बायर है, अमोल कौन है? सेलर। तो हमको ये जो कैलकुलेशन करना है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मतलब आप हमेशा क्या देखेंगे कि सेलर ने क्या खर्चा किया, सेलर ने जो जो खर्चे किए वो ऐड करेंगे, अमूल ने जो जो खर्चे किए वो ऐड करेंगे, बराबर। अमूल को सब्सिडी मिली तो ट्रेड एसोसिएशन से या किसी और बिजनेस हाउस से मिली तो ऐड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली तो इग्नोर करेंगे। अमूल ने कुछ टैक्सेस पे किए होंगे अदर देन जीएसटी तो वो ऐड करेंगे। मतलब आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। मिस्टर अमोल ऑल्सो रिसीव्ड 40,000 टुवर्ड्स कार एसेसरीज विच वेर नॉट इंक्लूडेड। देखो 40,000 रुपया अमोल को और मिला, मतलब कार के साथ उसने कार एसेसरीज भी तो बेची थी। 5 लाख रुपया तो कार का प्राइस है, 40,000 रुपया उसने ऊपर से और चार्ज किया, तो देखा जाए तो बेसिक प्राइस कितना हो गया? 40,000 और भी लिया ना उसने कृतिका से कार एसेसरीज का, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए था? प्राइस में ऐड। उन लोग ने बोला है कि ये प्राइस में ऐड किया नहीं है, तो ये भी प्राइस में ऐड होना चाहिए। अ डिस्काउंट ऑफ 15,000 वाज गिवन बाय मिस्टर अमोल टू कृतिका। अच्छा, अमोल ने 15,000 रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट भी दिया एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कार। मिस्टर अमोल हायर्ड मिस्टर किरण फॉर डिलीवरिंग द कार टू मिसेस कृतिका। एन अमाउंट ऑफ 20,000 वाज पेड बाय मिसेस कृतिका टू मिस्टर किरण। और कृतिका को गुड्स डिलीवर करने के लिए उसने 20,000 का खर्चा भी तो किया ना कार डिलीवर करने के लिए। तो ये भी खर्चा किससे हुआ? अमोल से हुआ। ये भी क्या प्राइस में इंक्लूड है? नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। चलो अभी हमको इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो कैसे कंप्यूटेशन करना है। सबसे पहले क्या लिखना है? बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस ऑफ कार 5 लाख रुपीज। अच्छा, क्या इस 5 लाख में जीएसटी इंक्लूड है? नहीं, जीएसटी अलग से चार्ज किया है, तो ठीक है। तो 5 लाख रुपया बेसिक प्राइस है, बराबर। अभी अमोल ने जो भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है गुड्स डिलीवर करने तक, कृतिका को गुड्स डिलीवर करने तक अमोल से जो भी खर्चा हुआ वो सब इसमें क्या करेंगे? ऐड। अभी बताओ अमोल से क्या क्या खर्चा हुआ गुड्स डिलीवर करने तक, वो सब प्लस करो। सबसे पहला खर्चा कौन सा हुआ? कार एसेसरीज। कार एसेसरीज का खर्चा हुआ 40,000, इसमें क्या होगा? ऐड। अच्छा, डिस्काउंट दिया वो तो लेस होगा, वो बाद में करेंगे, ठीक है। और क्या खर्चा हुआ? डिलीवरी चार्जेस। कितना डिलीवरी चार्जेस? 20,000। ये भी क्या होगा? ऐड। देखो ये सब खर्चा अमोल ने किया है ना डिलीवर करने तक, कृतिका को गुड्स हैंडओवर करने तक जो भी खर्चे हुए वो सब ऐड करेंगे। तो एसेसरीज का खर्चा हुआ 40,000, 20,000 रुपया डिलीवरी चार्जेस का खर्चा हुआ, ठीक है। बस, तो इसका प्लस करो 5,60,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो दिया ना, वो लेस करना है। अच्छा, कितने का डिस्काउंट दिया है? 15,000। तो 5,45,000 आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, अभी जीएसटी कितना है? 5% है, तो जीएसटी 5% किस पे कैलकुलेट करेंगे? इसका लेंगे 5,45,000 का 5%, तो जीएसटी कितना आएगा?
27,250. ओके, लिख लो कॉपी कीजिए। ठीक है, अभी अगला समझो। चलो, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर सेम 3.21, क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर प्रतीक सोल्ड मशीनरी। प्रतीक सोल्ड मशीनरी, प्रतीक ने मशीनरी बेचा, तो प्रतीक सेलर है। हमको प्रतीक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि प्रतीक ने क्या क्या खर्चे किए। अच्छा, प्रतीक ने मशीनरी बेचा, यहाँ पर कार की जगह क्या बेचा है? मशीनरी। कितने में बेचा है मशीनरी? 6,72,000 इंक्लूसिव ऑफ GST 12%। अच्छा, कितने में बेचा है? 6,72,000 में बेचा है। और ये 6,72,000 में GST इंक्लूड है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो हम बेसिक प्राइस लिखेंगे, उसमें GST इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें से GST माइनस करेंगे हम। यहाँ पर खाली कार का वैल्यू आना चाहिए। अगर उसमें GST इंक्लूड है, जैसे यहाँ पर बोला है 6,72,000 में बेचा कार, उसमें GST इंक्लूड है, तो GST इसमें से माइनस करके यहाँ पर वो अमाउंट लिखने का, GST माइनस करने के बाद का अमाउंट लिखने। ओके, टू मिस्टर आकाश। किसको बेचा? आकाश। आकाश इज अ बायर। हमको बायर से मतलब नहीं, सेलर से मतलब है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 वेर चार्ज्ड सेपरेटली, मतलब प्रतीक ने 10,000 रुपया और खर्चा किया इंस्टॉलेशन चार्जेस का, बराबर। अ सब्सिडी ऑफ 75,000 फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। 75,000 का सब्सिडी मिला, किससे? एसोसिएशन से, ट्रेडर्स एसोसिएशन से। एंड अ सब्सिडी ऑफ 50,000 फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज रिसीव, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिला 50,000 का। ठीक है, तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिला वो तो हमको इग्नोर करना है, वो इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, ट्रेड एसोसिएशन से जो सब्सिडी मिला वो ऐड करेंगे। फर्दर मिस्टर प्रतीक चार्ज्ड इंटरेस्ट 7,500 फॉर डिले इन पेमेंट बाय मिस्टर आकाश। अभी मिस्टर आकाश कस्टमर है ना, उसने पेमेंट करने में डिले किया, तो प्रतीक ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया पेनल्टी के तौर पे। तो तुमने देरी से पैसा दिया, चलो तुम मेरे को 7,500 रुपया और दो पेनल्टी। क्या ये पेनल्टी भी प्राइस में इंक्लूड करेंगे? हाँ, मैंने क्या बोला था, गुड्स डिलीवर होने तक जो भी खर्चा सेलर करता है सब ऐड करने का, छोड़ने का नहीं। पेनल्टी, इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट, ये भी ऐड करने का। ऑल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हुआ है, जो भी चार्ज करेगा वो बायर से, वो सब ऐड करने का, ये भी ऐड होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017। अभी हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, वेरी इजी। सबसे पहले बेसिक प्राइस ऑफ मशीनरी लिखेंगे। अच्छा, लेकिन जो बेसिक प्राइस ऑफ मशीनरी यहाँ पर दिया है वो 6,72,000 है, उसमें GST 12% इंक्लूड है ना? तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइस लिखना है, कौन सा प्राइस लिखना है?
जीएसटी माइनस करके। तो पता करो इसमें कितना जीएसटी है, कितना जीएसटी इंक्लूड है वो पता करो। कैसे पता करेंगे, कैलकुलेट करो ना। कैसे कैलकुलेट करने का देखो। अब जैसे देखो 6,72,000, अभी याद है मैंने आपको ये सिखाया है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितना जीएसटी इंक्लूड है, 12%। आपको जीएसटी निकालना है ना, इंटू 12। अच्छा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना, तो नीचे डिवाइड बाय 100 नहीं करने का, 112। याद आया, मैंने सिखाया था 100 + 12। तो अब देखो कितना आंसर आता है। $72,000। तो कितना जीएसटी इंक्लूड है उसमें, 72,000। तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पर, बेसिक प्राइस दिखाएंगे। तो 6,72,000 ये टोटल अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें से जीएसटी का अमाउंट लेस करो तो कितना अमाउंट आया, 6 लाख। तो मशीनरी का बेसिक प्राइस 6 लाख है। तो यहाँ पर खाली बेसिक प्राइस लिखने का, अगर जीएसटी इंक्लूड है तो वो निकाल दो। फिर अभी प्रतीक ने जो जो खर्चे किए सब ऐड करते जाओ, प्लस करेंगे। पहला खर्चा कौन सा किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये कितना है भाई, 10,000 ऐड करो। और क्या, सब्सिडी, सब्सिडी फ्रॉम ट्रेडर्स एसोसिएशन। ट्रेडर्स एसोसिएशन का सब्सिडी ऐड करेंगे, कितना, 75,000। और इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ये भी ऐड करना है। कितना इंटरेस्ट, 7,500। और कोई खर्चा है नहीं। अच्छा गवर्नमेंट का सब्सिडी वो ऐड नहीं करने का, इग्नोर करना है। ये प्लस करो, $6,92,500। अच्छा कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या, नहीं, ये आ गया टैक्सेबल रह लिया। अब इस पे जीएसटी निकालो, 6,92,500 का 12%, 53,000। तो जो पहले जीएसटी निकाला था ना 72,000 वो गलत था। क्यों गलत था, वो गलत अमाउंट पे कैलकुलेट किया था, वो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया था, दैट वाज रॉन्ग। ये सब चार्जेस इंक्लूड करने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जीएसटी के वैल्यू ऑफ टैक्स कैसे, टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 31, ये सॉल्व मत करना क्योंकि ये आधा सम है, 50% सम है। इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी है जो इधर प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये सब सॉल्व मत करना, ओके। ये दो देख लो, बहुत है, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया, ठीक है। अभी ये जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा। अभी एक और चीज बताता, चेंज इन रेट। कभी कभी क्या होता है, जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी ट्रांजैक्शन में कुछ रेट चेंज होने के पहले हुआ और कुछ ट्रांजैक्शन रेट चेंज होने के बाद हुआ। जैसे अभी ये 10,000 पेन मैंने खरीदा, बराबर। अभी गुड सप्लाई हुआ रेट चेंज होने के पहले,
बिल इश्यू हुआ रेट चेंज होने के बाद, पेमेंट रिसीव हुआ रेट चेंज होने के बाद। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा पहले हुआ रेट चेंज होने से पहले, और ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा रेट चेंज होने के बाद हुआ। एक ही ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा बिफोर, कुछ हिस्सा आफ्टर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि कौन सा रेट अप्लाई करें, नया वाला रेट अप्लाई करें या पुराना वाला जूना रेट अप्लाई करें, कौन सा रेट यूज करना है। ठीक है, तो उसका भी जवाब है, बराबर। तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है, अपने बुक में है थ्योरी, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। पेज नंबर 3.13 में दिया हुआ है, पेज नंबर 3.12 में भी है। ओके, ये रहा। ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, मतलब आपने गुड्स सप्लाई कब किया था, रेट चेंज होने से पहले, तो उसके रूल्स अलग हैं। फिर ये 2, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट। ठीक है, तो पेज नंबर 3.12 और 3.13। ठीक है, तो ये पार्ट 3.12 में ये वाला पार्ट और 3.13 में ये वाला पार्ट। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं आपको समरी सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, पेज नंबर 3.12, इधर नीचे लास्ट में। इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ।
ये जो सम्स आएंगे इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने ना 5 अप्रैल 2021 को, एक एग्जांपल है, ऐसा हुआ नहीं है, एग्जांपल है, 5 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अभी रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, ठीक है। ओल्ड रेट कितना था, 10%, अब न्यू रेट कितना हो गया, 15%। मतलब 5 अप्रैल 2021 से अब कितना टैक्स लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। और 5 अप्रैल 2021 के बिफोर पहले क्या रेट था, 10%। तो गवर्नमेंट ने 5 अप्रैल 2021 से जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स चेंज किया, लेकिन गुड्स कब सप्लाई हुआ है, मतलब सप्लायर ने, सेलर ने गुड सप्लाई कर दिया, सर्विस सप्लाई कर दिया सप्लायर ने, कभी सप्लाई किया, बिफोर चेंज इन रेट, मतलब 5 अप्रैल 2021 के बिफोर, पहले उसने गुड सप्लाई कर दिया है, सर्विस दे दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, रेट चेंज होने से पहले ही, मतलब जब भी ओल्ड रेट एप्लीकेबल था ना, तभी गुड सप्लाई कर दिया था, सर्विस दे दिया था। लेकिन उसने बिल कब इश्यू किया होगा, रेट चेंज होने के बाद, 5 अप्रैल के बाद बिल इश्यू किया, उसका पेमेंट कब मिला उसको, 5 अप्रैल 2021 के बाद। ऐसा होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि पुराना रेट अप्लाई करूं या नया वाला रेट अप्लाई करूं, तो उससे रिलेटेड ये सब कंडीशंस हैं, ये अपने को समझना है, बहुत इजी है। वही दिया हुआ है कि इसमें 2 तरह के सम आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट। तो ये 2 अलग अलग टाइप के सम्स हैं, ठीक है। वो सम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, आपको ध्यान से देखना है कि गुड्स सप्लाई कब किया, वो देखो, बिफोर या आफ्टर। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि the tax invoice for the same has been issued and payment is also received after change in rate of tax, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो 3 तरह के सम आएंगे। देखो, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी गुड्स या सर्विस कब सप्लाई किया है, बिफोर। 3 केस आएंगे, तीनों में गुड्स कब सप्लाई किया है, बिफोर। गुड्स और सर्विसेज अगर बिफोर सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, तीनों केस में। हाँ, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। इनवॉइस कब इशू किया, आफ्टर, यानी रेट चेंज होने के बाद। पेमेंट कब रिसीव हुआ, आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बिफोर है, तो इनवॉइस कब इशू हुआ, इनवॉइस भी कब इशू किया था, बिफोर। पेमेंट कब रिसीव किया, आफ्टर, ऐसा होगा। ये सेकंड केस होगा। यहाँ पर इनवॉइस कब रिसीव किया, इशू किया, आफ्टर, लेकिन पेमेंट कब मिल गया, बिफोर। तो इसमें 3 तरह के केस आएंगे, 3 सिचुएशंस आएंगे। सर्विसेज को सप्लाई किया है बिफोर, ये तो बिफोर होगा। हाँ, इनवॉइस कब इशू किया, आफ्टर, पेमेंट कब रिसीव किया, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, इनवॉइस भी कब रिसीव किया, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। अब सवाल क्या है कि न्यू रेट अप्लाई करने का या ओल्ड रेट अप्लाई करने का, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, बहुत सही, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सब रूल्स है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। बिफोर मतलब ओल्ड रेट, आफ्टर मतलब न्यू रेट। अच्छा बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, सप्लाई ऑफ सर्विस, रेट ऑफ इनवॉइस, रेट ऑफ पेमेंट, 3 है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, बिफोर ज़्यादा है या आफ्टर ज़्यादा है,
आफ्टर ज़्यादा है, आफ्टर 2 है, बिफोर 1 की है, आफ्टर ज़्यादा है ना, तो कौन सा रेट अप्लाई करने का, न्यू रेट लेने का। मतलब यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, 15% लगेगा जीएसटी। इन दिस ट्रांजेक्शन जीएसटी विल बी 15%। मतलब आफ्टर, अब यहाँ पर देखो 3 है, इसमें क्या ज़्यादा है, बिफोर ज़्यादा है ना, 3 में से 2 बिफोर है, यहाँ पर क्या लगेगा, ओल्ड रेट। बिफोर ज़्यादा होगा तो ओल्ड रेट, आफ्टर ज़्यादा होगा तो न्यू रेट, वेरी सिंपल। यहाँ पर भी क्या ज़्यादा है, बिफोर ज़्यादा है तो क्या लगेगा, ओल्ड रेट। तो इजी है कि नहीं, वेरी इजी। तो ओल्ड रेट लगेगा या न्यू रेट लगेगा वो तो आप इजीली पता कर सकते हो। आपको पहले क्या देखना है, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, इनवॉइस क्या है और पेमेंट क्या है, वो देखो। और देखो बिफोर ज़्यादा है या आफ्टर ज़्यादा है, अगर आफ्टर ज़्यादा होगा तो न्यू रेट, बिफोर ज़्यादा होगा तो ओल्ड रेट, वेरी इजी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है, थोड़ा यहाँ पे रूल अलग है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का। अब देखो यहाँ पर सर्विस कब दिया है, बिफोर, लेकिन इनवॉइस कब इशू किया है, आफ्टर। पेमेंट कब रिसीव किया है, आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट, ये दो में से एक डेट बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आफ्टर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier। वही हम लोग अर्लियर लेते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों आफ्टर है, तो दोनों आफ्टर होगा तो फिर कौन सा लेने का, whichever is earlier। अभी यहाँ पर देखो डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है, पेमेंट आफ्टर है, तो यहाँ पर अर्लियर यही होगा ना, तो यहाँ पर ये केस में, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे ये आफ्टर है या बिफोर है, तो अर्लियर क्या होगा, देखो इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट, ये दो में से एक ही डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये इसमें तो अर्लियर वाला लेते हैं ना, तो अर्लियर बिफोर ही आएगा ना, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट। तो ये इस तरह से करना है आपको, अंडरस्टूड, वेरी इजी। तो सप्लाई बिफोर, ठीक है, देख लो, कॉपी करो। अभी ये एक था, इसमें एक दूसरा सिचुएशन भी है। गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट, मतलब गुड्स कब सप्लाई किया, आफ्टर, रेट चेंज होने के बाद। ये दूसरा सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ा आंसर चेंज होते जाएंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब है, आफ्टर। इनवॉइस कब इशू किया है, बिफोर। पेमेंट कब रिसीव किया है, बिफोर। आफ्टर, बिफोर, बिफोर, ये तीन सिचुएशंस आएंगे। ठीक है, सर्विस तो कब सप्लाई किया है, रेट चेंज होने के बाद। इनवॉइस कब लेकिन इशू किया, पहले, रेट चेंज होने के पहले इनवॉइस बिल इशू कर दिया था, पेमेंट भी मिलेगा रेट चेंज होने के पहले। रूल वही रहेगा, क्या, कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, क्या ज़्यादा है, बिफोर ज़्यादा है तो क्या अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेट।
इधर भी वही देखने का, आफ्टर जाना है तो क्या अप्लाई होगा, न्यू रेट। आफ्टर जाना है क्या अप्लाई होगा, टाइम ऑफ सप्लाई whichever is earlier, अभी ये दो में से ही बनेगा, दोनों बिफोर है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। ओके, यहाँ पे एक आफ्टर एक बिफोर है, यहाँ पे दो आफ्टर है ना, तो अच्छा यहाँ पे एक आफ्टर एक बिफोर है, तो whichever is earlier, क्या earlier है, बिफोर, that is date of payment will be time of supply। यहाँ पर ये बिफोर है, earlier date of invoice। कॉपी कर लो। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा, ये बिफोर का है, पीछे आफ्टर का है। ये तीन केस मैंने ऐसे बिफोर आफ्टर में दिए, ये आप पढ़ के जाओ। चेंज इन रेट का कोई भी सम आप सॉल्व कर, ओके। ये पेज नंबर 3.21, 3.21 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 ये सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द टाइम इन सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। द रेट ऑफ जीएसटी वॉज डिक्रीज्ड टू 5%, यानी नया रेट क्या है जीएसटी का 5%, ये न्यू रेट है। बराबर, विथ इफेक्ट, WEF का मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर 2019, यानी ये नया रेट कभी से हुआ, 13 अक्टूबर 2019 को चेंज हुआ रेट, मतलब 13 अक्टूबर 2019 ये डेट से नया रेट लगेगा 5%। बराबर, बिफोर विच the rate of tax was 18%, यानी ओल्ड रेट कितना था 18%। बराबर, चलो, यानी देखो पुराना रेट 18% है, नया रेट 5% है, और रेट कब चेंज हुआ 13 अक्टूबर 2019, मतलब 13 अक्टूबर 2019 से ये न्यू रेट एप्लीकेबल है 5%। 13 अक्टूबर 2019 से पहले बिफोर कौन सा रेट एप्लीकेबल था, 18% था जीएसटी। ठीक है, तो रेट चेंज हुआ, चेंज इन रेट। तो ये सब किसके ऊपर है, चेंज इन रेट। तो इसमें हमको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है, ये भी बताना है, ओल्ड रेट लगेगा, न्यू रेट लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है। ठीक है, तो सब बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो सम दिया है, सीरियल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, वैल्यू ऑफ सर्विस, ये सब दिया हुआ है, ये सब सामने देते हैं। आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स और जीएसटी वैल्यू, ये तीन चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताना है।
ठीक है, पहले सम लिख लेते हैं। फर्स्ट रेट क्या है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है 17/9/2019, डेट ऑफ इनवॉइस इज 15 अक्टूबर 2019, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट इज 18 अक्टूबर 2019, वैल्यू ऑफ सर्विस इज 15 लाख। अभी देखो सबसे पहले ये देखो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सब सर्विस कब सप्लाई किया 17/9/2019 को, 9 मतलब सितंबर, 17 सितंबर 2019 को। अच्छा रेट कब चेंज हुआ 13 अक्टूबर को रेट चेंज हुआ, मतलब 13 अक्टूबर से न्यू रेट एप्लीकेबल है। 13 अक्टूबर के पहले कौन सा रेट था, ओल्ड, यानी जब हमने ये सर्विस सप्लाई किया तब ओल्ड रेट एप्लीकेबल था या न्यू रेट एप्लीकेबल था, ओल्ड रेट एप्लीकेबल था, यानी हमने सर्विस सप्लाई किया बिफोर चेंज इन रेट, रेट चेंज होने से पहले सर्विस सप्लाई किया, बराबर, तो ये बिफोर रेट है, पेंसिल से लिखने का। अच्छा इनवॉइस कब इशू किया है 15 अक्टूबर को, रेट कब चेंज हुआ 13 अक्टूबर, इनवॉइस 15 अक्टूबर, यानी इनवॉइस कब इशू किया रेट चेंज होने के बाद। पेमेंट कब मिला 18 अक्टूबर, आफ्टर। तो यहाँ पर बताओ एक बिफोर है दो आफ्टर है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट मतलब 18%, बराबर। अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ये दो में से एक लेते हैं, कौन सा लेते हैं, दोनों आफ्टर है ना, तो दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन सा डेट है 15 अक्टूबर, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जीएसटी का अमाउंट, वैल्यू ऑफ सर्विस है 15 लाख, 15 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा 18%, एक मिनट सॉरी न्यू रेट 5% है, गलती हुआ मेरा, न्यू रेट कितना है 5%, तो 5% टैक्स लगेगा, तो 15 लाख का 5%, ठीक है। आफ्टर दो है ना, आफ्टर मतलब न्यू रेट लगाने का, न्यू रेट है 5%, तो 5% लगेगा, तो 15 लाख का 5% है 75, ठीक है। चलो अब जरा सेकंड वाला देखो, 17/9/2019, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस 16/10/2019, 15/10/2019, और ये 20 lakhs, ओके, और 17/9/2019, 8/9/2019, 18/10/2019, 25 lakhs, ओके, नंबर 4, 17/9/2019, 14/10/2019, 29/2019, 30 lakhs, ओके। ये एग्जाम में पेंसिल से लिखने का, बिफोर बिफोर आफ्टर, ये वर्किंग है, ओके। अभी कैलकुलेट करते हैं, चेंज कब से हुआ रेट 13 अक्टूबर से, पहले तो ये देखो हमने सर्विस कब सप्लाई किया 13 अक्टूबर के बिफोर या आफ्टर, बिफोर, बिफोर लिखते हैं। अच्छा बिल कब इशू किया आफ्टर, और पेमेंट कब रिसीव हुआ 15 अक्टूबर, आफ्टर, यहाँ पर भी आफ्टर है, देखो एक बिफोर दो आफ्टर है, तो कौन जीता, आफ्टर जीता, आफ्टर जीता मतलब कौन सा रेट लगेगा, न्यू रेट लगेगा, कितना 5%, ठीक है, निकालो 5%, 20 लाख इंटू 5%,
टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये दोनों में से इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट, इसमें से whichever is earlier, क्या अर्लियर है 15। अब ये देखो 17/9/2019 बिफोर 8/9, ओहो चेंज कब हुआ रेट, 13 अक्टूबर को चेंज हुआ। इधर बिल कब इशू किया, 8/9 सितंबर में बिफोर। और पेमेंट कब रिसीव किया, 18 अक्टूबर, ओहो आफ्टर। तो यहाँ पर कौन जीत रहा है, बिफोर जीत रहा है ना, तो ओल्ड रेट अप्लाई होगा। ओल्ड रेट कितना था, 18%। तो टैक्स निकालो 25 लाख इंटू 18%, 4,50,000। और ये दोनों में से whichever is earlier, earlier यही है 8/9/2019। बिफोर, आफ्टर, बिफोर। कौन जीत रहा है, बिफोर जीत रहा है, तो ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ सब अभी कैलकुलेट करो, 30 लाख 18%, टाइम ऑफ सप्लाई ये दो में से whichever is earlier, earlier ही है। बोलो इजी है ना, तो चेंज इन रेट का सम अगर आएगा तो ऐसा दिखा जाएगा। ओके, तो इसके साथ हमारा ये देखो, ये कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बच्चे लोग कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में ना जितने भी टाइप के सम्स थे वो सब मैंने आपको करा दिया है। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चेंज इन रेट, 4 टाइप के सम्स हैं। छोटे छोटे सम्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। वो लोग एक सम देंगे, 1 लाइन का 2 लाइन का, और बोलेंगे कि पता करो, आंसर निकल, राइट आंसर। ये छोटे छोटे सम्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।